आप देख रहे हैं फेयर नोटबुक चैनल। लिखो फेयर, रहो अवेयर। नमस्कार, फेयर नोटबुक चैनल की ओर से हम आपका स्वागत करते हैं। आज की हमारी वीडियो का विषय कक्षा छठी विज्ञान का अध्याय 12वां पृथ्वी से परे। इस वीडियो में आप पाठ का सारांश, क्रियाकलाप और प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। जब आसमान साफ होता है तो असंख्य टिमटिमाते तारे, चंद्रमा और दूर झिलमिलाते ग्रह हमें अपने आप को जानने के लिए बुलाते हुए प्रतीत होते हैं। हमारे पूर्वज इन तारों को देखकर दिशा ढूंढते थे, समय का अनुमान लगाते थे और अनेक कहानियां रचते थे। पृथ्वी से परे अध्याय में विद्यार्थी ब्रह्मांड, तारों, ग्रहों और सौरमंडल की विशेषताओं को जानेंगे, जिससे अंतरिक्ष के प्रति जिज्ञासा और वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित होगा। आइए शुरू करते हैं आज का अध्याय। पाठ्य पुस्तक में लद्दाख के क्षेत्र नुब्रा, वहाँ की रातों और तारों के आकर्षण के बारे में बताया गया है। लद्दाख का नुब्रा क्षेत्र अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण के लिए प्रसिद्ध है। जहाँ के गगनचुंबी पर्वत, हिमनद और बादल रहित आकाश बच्चों को तारों का अवलोकन करने का अद्भुत अवसर प्रदान करते हैं। यांगडोल और दोरजे जैसे बच्चे, जिनका जिक्र की पाठ्य पुस्तक में आया है, रात दर रात आकाश को निहारते हैं और उसमें चमकते असंख्य तारों से विस्मित होते हैं। प्रदूषण और कृत्रिम रोशनी की कमी के कारण आकाश अत्यंत यहाँ पर स्पष्ट दिखाई देता है। यही कारण है कि नुब्रा जैसे स्थानों पर तारों की संख्या और उनकी चमक को आसानी से देखा जा सकता है। प्राचीन काल में ऐसे ही तारों का उपयोग कारवां और यात्रियों द्वारा दिशा ज्ञात करने के लिए किया जाता रहा है। बच्चे तारों को जोड़कर पैटर्न बनाते हैं और उन्हें परिचित वस्तुओं या जानवरों से जोड़ते हैं। यह गतिविधि न केवल मनोरंजन देती है बल्कि कल्पना शक्ति को भी बढ़ाती है। इस प्रकार नुब्रा की रातें बच्चों के लिए विज्ञान और कला का अद्भुत संगम बन जाती हैं। तारे और तारामंडल। रात्रि आकाश में असंख्य तारे दिखाई देते हैं। कुछ अत्यंत चमकीले होते हैं तो कुछ धुंधले। तारे स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं और उनके विशेष समूह बनाते हैं। इन विशेष समूहों को तारामंडल कहा जाता है। प्राचीन सभ्यताओं ने इन पैटर्नों को जानवरों, वस्तुओं और पौराणिक पात्रों से जोड़ा। उदाहरण के लिए ओरायन को शिकारी के रूप में देखा जाता है, जिसके 3 तारे उसकी बेल्ट कहलाते हैं। वृष यानी टॉर्स को बैल और कैनिस मेजर को शिकारी का कुत्ता माना गया है। सीरियस, जो कि कैनिस मेजर का एक तारा है, रात्रि आकाश का सबसे चमकीला तारा है। भारतीय परंपरा में इसे नक्षत्र कहा जाता है, जैसे आर्द्रा, कृतिका और रोहिणी। 20वीं शताब्दी में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने आकाश को 88 तारामंडलों में विभाजित किया। इस प्रकार तारामंडल केवल मनोरंजन का साधन नहीं बल्कि दिशा निर्धारण और वैज्ञानिक अध्ययन का आधार भी है। सप्तऋषि, ध्रुव तारा और जनजातीय कथाएं। भारत में सप्तऋषि तारामंडल को विशेष महत्व दिया गया है। इसे बिग डिपर भी कहा जाता है और यह अर्सा मेजर का हिस्सा है। इसके 2 तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं, जो उत्तर दिशा में स्थिर दिखाई देता है। ध्रुव तारा उत्तरी गोलार्ध में दिशा ज्ञात करने का प्रमुख साधन है। भारतीय जनजातियों ने इन तारों से अपनी कल्पनाएं जोड़ी। मध्य भारत की जनजातियां सप्तऋषि को दादी माँ की 4 पाई भी मानती हैं और शेष 3 तारों को चोर। कहीं कहीं इन शेष 3 तारों को, एक को पहरेदार, एक को कुत्ता और एक को चोर भी माना गया है। वहीं कोंकण के मछुआरे इन्हें नाव के रूप में देखते हैं। इस प्रकार तारामंडल केवल वैज्ञानिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। वे लोगों की कहानियों, विश्वासों और जीवन शैली से जुड़े हुए हैं।
प्रकाश प्रदूषण और रात्रि आकाश का अवलोकन। बड़े नगरों में रहने वाले लोग अक्सर आकाश में बहुत कम तारे देख पाते हैं। इसका कारण है प्रकाश प्रदूषण, जो कृत्रिम रोशनी, धुएं और धूल से उत्पन्न होता है। गांवों और दूरस्थ क्षेत्रों में जहां प्रदूषण कम होता है, वहां आकाश ज़्यादा स्पष्ट दिखाई देता है। विश्व स्तर पर प्रकाश प्रदूषण बढ़ने से तारों का अवलोकन कठिन होता जा रहा है। इसी कारण कुछ देशों ने अंधेरे आकाश वाले संरक्षित क्षेत्र बनाए हैं, जहां कृत्रिम रोशनी नियंत्रण की जाती है। रात्रि आकाश का सर्वोत्तम अवलोकन खुले और अंधेरे स्थान से ही किया जाता है। इसके लिए मोबाइल ऐप जैसे कि स्काई मैप और स्टेलेरियम का उपयोग भी किया जाता है। ये ऐप्स तारामंडलों और ग्रहों की पहचान में मदद करते हैं। इस प्रकार आधुनिक तकनीक और प्राकृतिक वातावरण मिलकर हमें ब्रह्मांड की सुंदरता का अनुभव कराते हैं। रात्रि आकाश दर्शन की तैयारी और गतिविधियां। तारों का अवलोकन करने के लिए उचित तैयारी जरूरी है। सबसे पहले किसी खुले और अंधेरे स्थान का चयन करें जो कृत्रिम रोशनी और ऊंची इमारतों से दूर हो। तिथि और समय का चुनाव भी महत्वपूर्ण है, विशेषकर जब ध्रुव तारा देखना हो। आकाश मानचित्र, चुंबकीय दिक्सूचक और नोटबुक साथ रखना उपयोगी होता है। आंखों को अंधेरे के अनुरूप होने में लगभग आधा घंटा लगता है, इसलिए धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करनी चाहिए। विद्यार्थी सप्तऋषि और ध्रुव तारे की पहचान कर सकते हैं, ओरायन और सीरियस को स्पष्ट देख सकते हैं और इन गतिविधियों से न केवल विज्ञान की समझ बढ़ती है बल्कि प्रकृति के प्रति जिज्ञासा भी जागृत होती है। इस प्रकार रात्रि आकाश दर्शन शिक्षा और आनंद दोनों प्रदान करता है। सूर्य ऊर्जा का स्रोत। सूर्य हमारे सौर परिवार का केंद्र है और यह एक अत्यंत गर्म गैसों का गोला है। इसमें मुख्यतः हाइड्रोजन और हीलियम गैसें होती हैं। सूर्य में होने वाली नाभिकीय संलयन प्रक्रिया से ऊर्जा उत्पन्न होती है, जो प्रकाश और ऊष्मा के रूप में धरती तक पहुंचती है। यही ऊर्जा पृथ्वी पर जीवन को संभव बनाती है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण, जलवायु का संतुलन और ऋतुओं का परिवर्तन सब सूर्य की ऊर्जा पर ही निर्भर है। सूर्य का व्यास लगभग 14 लाख किलोमीटर है और यह पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूरी पर स्थित है। सूर्य का प्रकाश धरती पर पहुंचने में लगभग 8 मिनट और 20 सेकंड का समय लगता है। भारतीय संस्कृति में सूर्य को जीवनदाता और देवता के रूप में पूजा जाता है। इस प्रकार सूर्य केवल वैज्ञानिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। सूर्य को आकाश का सबसे अधिक चमकदार पिंड और पृथ्वी पर प्रकाश और ऊष्मा का स्रोत होने के कारण अधिकांश प्राचीन सभ्यताओं में देवता के पद पर प्रतिष्ठित किया गया है। सूर्य द्वारा प्रदान की गई ऊष्मा पृथ्वी को ऐसे ताप पर बनाए रखती है जिस पर कि जीवन संभव हो पाता है। सूर्य का प्रकाश पौधों की वृद्धि के लिए अनिवार्य है, जो मानवों एवं जंतुओं को भोजन एवं ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। सूर्य जलवायु, ऋतुओं, मौसम, जल चक्र एवं पवन का कारण है, जो पृथ्वी पर जीवन के संपोषण के लिए महत्वपूर्ण है। सूर्य के बाद हमारे सबसे अधिक निकट का तारा प्रोक्सिमा सेंटियोरी है, जो लगभग 2,69,000 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दूरी पर स्थित है। इसका तात्पर्य है कि इसकी दूरी सूर्य से हमारी दूरी का लगभग 2,69,000 गुना है। सूर्य की परिक्रमा करने के साथ साथ पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन भी करती है। अपने अक्ष पर एक बार पूरा घूम जाने में पृथ्वी को लगभग 24 घंटे का समय लगता है, जो एक दिन कहलाता है। पृथ्वी की इस तरह अन्य ग्रह भी सूर्य की परिक्रमा करने के साथ साथ अपने अक्ष पर घूमते हैं। इस विषय में ज़्यादा जानकारी आप अगली कक्षाओं में प्राप्त करेंगे। ग्रह हमारे पड़ोसी। सौर परिवार में 8 प्रमुख ग्रह हैं: बुध, शुक्र,
पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। ये सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। प्रत्येक ग्रह की अपनी विशेषताएं हैं। उदाहरण के लिए पृथ्वी जीवन के लिए उपयुक्त है क्योंकि ये जल, वायुमंडल और उचित तापमान है। मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है और वर्तमान में वैज्ञानिक वहाँ भी जीवन की संभावना तलाश रहे हैं। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है और इसके 4 प्रमुख उपग्रह गैलीनियन मून कहलाते हैं। शनि अपने सुंदर वलयों यानी उसके चारों तरफ जो रिंग्स हैं उनके लिए प्रसिद्ध है। ग्रहों को 2 वर्गों में बांटा जा सकता है, स्थलीय ग्रह जिनमें बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल शामिल हैं, और गैसीय दानव ग्रह बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। इन ग्रहों का अध्ययन हमें ब्रह्मांड की विविधता और पृथ्वी की विशिष्टता समझने में मदद करता है। प्लूटो नाम का एक अन्य पिंड भी है जो वरुण ग्रह की तुलना में दूर स्थित है और सूर्य की परिक्रमा कर रहा है। इसका आकार पृथ्वी के चंद्रमा के आकार से भी छोटा है। जब इसकी खोज हुई तो इसे सौर परिवार का एक ग्रह माना गया, किंतु बाद में जब उसके जैसे अन्य छोटे छोटे पिंडों की खोज हुई तो अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने 2006 में किसी पिंड को ग्रह कहलाने के लिए आवश्यक शर्तों को पुनर्परिभाषित किया। इस परिभाषा के अनुसार प्लूटो सहित जो अन्य छोटे पिंड हैं उनको अब वामन ग्रह कहा जाता है। चंद्रमा पृथ्वी का साथी। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। यह पृथ्वी से लगभग 3,84,000 किलोमीटर दूरी पर स्थित है और इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग चौथाई ही है। चंद्रमा स्वयं प्रकाश नहीं देता बल्कि सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करता है। इसके कारण हमें चंद्रमा विभिन्न कलाओं में दिखाई देता है, जैसे कि अमावस्या, प्रथम, द्वितीया, चतुर्थी, छठवीं, पूर्णिमा आदि। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी पर ज्वार भाटा उत्पन्न करता है। प्राचीन काल से ही चंद्रमा मानव की कल्पनाओं, कहानियों और धार्मिक परंपराओं का हिस्सा रहा है। वैज्ञानिक दृष्टि से चंद्रमा का अध्ययन अंतरिक्ष अभियानों के माध्यम से किया गया है। 1969 में अपोलो 11 मिशन द्वारा मानव ने पहली बार चंद्रमा पर कदम रखा। आज भी चंद्रमा पर अनुसंधान जारी है क्योंकि यह भविष्य में अंतरिक्ष यात्राओं का आधार बन सकता है। चंद्रमा संबंधी हमारी जानकारी में वृद्धि के लिए चंद्रमा पर भारत का पहला अभियान चंद्रयान-1 सन 2008 में छोड़ा गया और दूसरा मिशन चंद्रयान-2 सन 2019 में भेजा गया। तीसरे मिशन के अंतर्गत चंद्रयान-3 को जुलाई 2023 में भेजा गया। इसका लैंडर विक्रम जो अपने साथ रोवर प्रज्ञान को लेकर गया था, आसानी से 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा की सतह पर उतर गया। इस मिशन के साथ ही भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के निकट उपकरण उतारने वाला विश्व का पहला देश बन गया। इस सफलता को रेखांकित करने के लिए भारत सरकार द्वारा घोषणा की गई कि हर वर्ष 23 अगस्त को भारत में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाएगा। एक चौथे मिशन चंद्रयान-4 की योजना बनाई जा चुकी है, जिसका लक्ष्य चंद्रमा से मिट्टी और पत्थर के टुकड़ों को लेकर आना है। आकाशगंगा तारों का विशाल समूह। हमारा सूर्य और सौर परिवार जिस आकाश गंगा में स्थित है उसे मिल्की वे कहते हैं। यह अरबों तारों, गैसों और धूल का विशाल समूह है। आकाश गंगा का आकार चक्राकार है और इसमें सर्पिल भुजाएं हैं। सूर्य इन भुजाओं में से एक में स्थित है। आकाश गंगा का व्यास लगभग 1,00,000 प्रकाश वर्ष है। प्रकाश वर्ष वह दूरी होती है जो प्रकाश एक साल में तय करता है। आकाश गंगा में असंख्य तारे हैं और प्रत्येक तारे के चारों ओर ग्रह या उपग्रह हो सकते हैं। इस प्रकार ब्रह्मांड में असंख्य सौर परिवार मौजूद हो सकते हैं। भारतीय संस्कृति में आकाश गंगा को आकाश गंगा ही कहा जाता है और इसे पवित्र नदी के रूप में देखा गया है।
वैज्ञानिक दृष्टि से आकाशगंगा का अध्ययन हमें ब्रह्मांड की संरचना और इसके विकास को समझने में मदद करता है। सौर परिवार हमारा खगोलीय घर। सौर परिवार में सूर्य, 8 ग्रह, इन ग्रहों के चारों ओर घूमते उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु और अन्य छोटे पिंड शामिल होते हैं। सूर्य इन सब का केंद्र है और सभी पिंड गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उसकी परिक्रमा करते हैं। पृथ्वी इस परिवार का तीसरा ग्रह है और जीवन के लिए उपयुक्त परिस्थितियां जहां पर पाई जाती हैं। क्षुद्र ग्रह मुख्यतः मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं, जबकि धूमकेतु बर्फ और धूल से बने होते हैं और सूर्य के निकट आने पर उनकी पूंछ चमकती है। सौर परिवार का अध्ययन न केवल पृथ्वी की स्थिति को समझने में मदद करता है, बल्कि अंतरिक्ष के रहस्यों को उजागर भी करता है। यह परिवार ब्रह्मांड की विशालता का एक छोटा सा हिस्सा है, लेकिन हमारे लिए यही सबसे निकट और महत्वपूर्ण है। इस पाठ से हमने सीखा कि आकाश को क्षेत्रों में बांटा गया है, जिन्हें तारामंडल कहते हैं। इसमें ऐसे तारों के समूह सम्मिलित हैं जो पैटर्न बनाते दिखाई देते हैं। ध्रुव तारा उत्तर दिशा में अचल दिखाई देता है। यह तारा उत्तर दिशा निर्धारित करने में मदद करता है। सूर्य भी एक तारा है जो ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करता है। ग्रह एक विशाल लगभग गोलाकार पिंड हैं जो सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। सूर्य से बढ़ती दूरी के क्रम में सौर परिवार के 8 ग्रह हैं: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। पृथ्वी लगभग 1 वर्ष में सूर्य की परिक्रमा करती है। ग्रहों की परिक्रमा करने वाले पिंडों को सामान्यतः उपग्रह कहा जाता है और चंद्रमा पृथ्वी का एक मात्र प्राकृतिक उपग्रह है। चंद्रमा लगभग 27 दिन में पृथ्वी की परिक्रमा पूरी करता है। सूर्य और अन्य 8 ग्रह, उनके उपग्रह, अनेक छोटे पिंड जिनमें क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु सम्मिलित होते हैं, ये सब मिलकर ही सौर परिवार बनाते हैं। हमारा सौर परिवार मंदाकिनी आकाश गंगा का एक अंग है। पृथ्वी से परे इस पाठ में आए कुछ क्रियाकलाप और उनके उत्तर इस प्रकार से हैं। क्रियाकलाप 12.2 रात्रि आकाश के एक भाग में चमकीले तारों को दिखाया गया है। इनका अध्ययन करें और तारों के एक समूह द्वारा बने पैटर्न की कल्पना करें। तारों को रेखाओं द्वारा जोड़िए और कुछ पैटर्न बनाइए। तो आपके पैटर्न किसी वस्तु से मिलते जुलते हो सकते हैं, उसका नाम भी लिखें। तो पाठ्य पुस्तक में इस प्रकार की तस्वीर दी गई है। तो जैसे कि तारे दिखाए गए हैं, इनको मिलाकर आपने कोई ना कोई आकृति बनानी है और उसका नाम लिखना है। जैसे कि ये पतंग की आकृति या कोई चकोर, और इसी प्रकार कुछ और आकृतियाँ जो है आप बना सकते हैं, रेक्टेंगल और या फिर धनुष और तीर। इस प्रकार की आकृतियों की कल्पना आप कर सकते हैं। क्रियाकलाप 12.2 सप्तऋषि को देखने के लिए ग्रीष्म ऋतु के दौरान 9 बजे आकाश का अवलोकन करें। सप्तऋषि पहचान में आ जाए तो ध्रुव तारे की स्थिति जानने का प्रयास कीजिए। बिग डिपर के अंतिम 2 तारों को देखिए और इन्हें जोड़ने वाली एक सरल रेखा की कल्पना करें। इस कल्पना रेखा को उत्तर की ओर बढ़ाएं। इन तारों के बीच की दूरी के लगभग 5 गुनी दूरी पर एक तारा दिखेगा जो चमकीला नहीं है। यह ध्रुव तारा है। इसको आप जब भी देखेंगे यह यहीं उत्तर दिशा में स्थिर दिखाई देगा। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, बिग डिपर, और इस बिग डिपर के जो आखिरी नीचे वाले 2 तारे हैं, वहाँ से एक सरल रेखा की आप कल्पना कर सकते हैं। और ये सरल रेखा जितनी 2 तारों के बीच की दूरी है उससे 5 गुनी दूरी पर जो तारा है वो ध्रुव तारा है, जो कि लिटिल डिपर का आखिरी तारा है। क्रियाकलाप 12.3 भारत में ओरायन को ज़्यादा अच्छी तरह से दिसंबर और अप्रैल महीनों में सूर्यास्त के बाद देखा जा सकता है। ओरायन के लगभग बीच में एक छोटी सी सरल रेखा में 3 चमकदार तारे हैं। इन्हें शिकारी की बेल्ट भी कहा जाता है।
इन तारों को पहचान करेंगे तो ओरायन तारामंडल की पहचान करना आसान हो जाएगा। ओरायन को पहचानने के बाद अत्यंत चमकदार तारे लुब्धक को पहचानना भी आसान हो जाएगा। ओरायन के बीच के इन तारों से गुजरती हुई सरल रेखा की कल्पना करें और इस रेखा के अनुदिश पूर्व की ओर देखें। यहीं पर आपको लुब्धक तारा दिखाई देगा। तो जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, ओरायन के बीच वाले 3 चमकदार तारे हैं, उन्हें शिकारी की बेल्ट कहा जाता है। और यहीं से हमने एक रेखा की कल्पना करनी है और उस रेखा को जब हम आगे बढ़ाएंगे तो जो सबसे चमकदार तारा है कैनिस मेजर का, वह लुब्धक तारा है। पृथ्वी से परे पाठ के आखिर में दिए गए प्रश्न और उनके उत्तर इस प्रकार से हैं। मिलान करें। स्तंभ 1 में कुछ शब्द दिए गए हैं, उनको स्तंभ 2 से मिलान करना है। पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है। लाल ग्रह मंगल को कहा जाता है। तारामंडल ओरायन है। और एक ग्रह जिसे सामान्यतः सांध्य का तारा कहा जाता है, वह है शुक्र। पहेलियों का हल करें। मेरे नाम का पहला अक्षर मंत्रणा में है, जंत्रणा में नहीं। दूसरा अक्षर गगन और सागर दोनों में है। तीसरा अक्षर जल में है, जग में नहीं। और मैं सूर्य की परिक्रमा करने वाला ग्रह हूँ। तो मंत्रणा से पहला अक्षर मैं और बिंदी लेते हैं। दूसरे गगन से हम और सागर से हम ग लेते हैं। और जो जल से ल लेते हैं, तो इनको मिलाकर जो ग्रह का नाम बनता है वह है मंगल। कौन सौर परिवार का सदस्य नहीं है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, लुब्धक, धूमकेतु, क्षुद्र ग्रह और प्लूटो। तो जो सबसे चमकीला तारा है लुब्धक, वह सौर परिवार का सदस्य नहीं है, क्योंकि वह सौर परिवार से बहुत दूरी पर स्थित है। कौन सूर्य का ग्रह नहीं है? तो प्लूटो है, जो वह सौर परिवार का ग्रह नहीं है। पहले इसको ग्रह माना गया था, लेकिन नए जो नियम हैं जिनसे कि ग्रहों को परिभाषित किया गया, उसके अनुसार प्लूटो ग्रह की श्रेणी में नहीं आता। आगे प्रश्न है, ध्रुव तारा और लुब्धक में से कौन अधिक चमकदार तारा है? तो इसका उत्तर है ध्रुव और लुब्धक सीरियस दोनों ही रात्रि आकाश के बहुत महत्वपूर्ण तारे हैं। लेकिन अगर हम चमक के मामले में देखें तो लुब्धक अधिक चमकदार है। रात्रि आकाश का यह सबसे चमकीला तारा है। ध्रुव दिशा निर्धारण में उपयोगी है, लेकिन इसकी चमक लुब्धक के मुकाबले कम होती है। सौर परिवार का किसी चित्रकार द्वारा बनाया गया चित्र, जो कि पाठ्य पुस्तक में भी है और स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। इसमें जो ग्रह हैं, क्या उनके क्रम ठीक हैं? अगर नहीं तो बॉक्स में उनका सही क्रम लिखें। तो ग्रहों का सही क्रम है सूर्य से दूरी के अनुसार। सबसे नज़दीक है सूर्य के बुध, उसके बाद शुक्र, तीसरे नंबर पर पृथ्वी, फिर मंगल, बृहस्पति, फिर शनि, यूरेनस और नेपच्यून। रात्रि आकाश का एक भाग का चित्र 12.13 में दर्शाया गया है। बिग डिपर और लिटिल डिपर के तारों को सरल रेखाओं द्वारा जोड़ें और ध्रुव तारे की पहचान करें। तो इस चित्र को हम पहले देख चुके हैं। यहाँ पर बनाने का आपने यत्न करना है। इसे बिग डिपर कहा जाता है। उसके बाद छोटा सप्तऋषि। तो छोटे सप्तऋषि का आखिरी तारा ध्रुव तारा है। जब हम बिग डिपर के आखिरी तारों से एक सरल रेखा खींचते हैं, तो यह सरल रेखा ध्रुव तारे की ओर इंगित करती है। रात्रि आकाश का एक भाग चित्र 12.14 में दर्शाया गया है। इसमें ओरायन तारा मंडल के तारों को सरल रेखाओं द्वारा जोड़ें। तारे लुब्धक का नाम भी अंकित करें। तो इस चित्र में जो सबसे जो चमकीला तारा वह लुब्धक तारा है, और इसी को लेकर ही हमने जो है ओरायन तारा मंडल को चित्रित करना है। और उसके बाद इस ओरायन तारामंडल में जो लुब्धक तारा है उसको इंगित करना है। यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं, 3 जो तारे हैं उनको जब हम सरल रेखा खींचते हैं तो यह भी लुब्धक तारे की ओर ही संकेत करती है। ये 3 तारे शिकारी की बेल्ट के रूप में प्रसिद्ध हैं। प्रश्न है, दिन में तारे क्यों नहीं दिखाई देते? तो इसका उत्तर है तारे हमेशा आकाश में होते हैं, लेकिन
दिन के समय सूर्य का प्रकाश अत्यधिक तीव्र होता है। यह प्रकाश वायुमंडल में फैलता है और आकाश को उज्ज्वल बना देता है। इस कारण तारे की हल्की चमक सूर्य के प्रकाश में दब जाती है और वे दिखाई नहीं देते। उषा काल यानी सूर्योदय से पहले और संध्या काल यानी सूर्यास्त के बाद में जब सूर्य क्षितिज के पास होता है तब उसका प्रकाश कम होना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे ये तारे प्रकट होते हैं। यह एक प्राकृतिक प्रकाश प्रदूषण की स्थिति है जिसमें सूर्य का प्रकाश तारा दर्शन को बाधित करता है। प्रश्न है, रात में जब आकाश साफ हो तो बिग डिपर सप्तऋषि के अवलोकन का प्रयास करें और इसका अवलोकन 3-4 बार करें, 2-3 घंटे के समय अंतराल के बाद। प्रत्येक बार ध्रुव तारे की स्थिति देखने का प्रयास कीजिए। क्या सप्तऋषि गति करते हुए प्रतीत होते हैं? तो इसके लिए आप एक साफ सुथरी रात को चुनें जब बादल ना हो और रात्रि हर 2-3 घंटे बाद आकाश का अवलोकन करें। सप्तऋषि तारा मंडल और ध्रुव तारे की स्थिति को नोट करें। जब हम यह अवलोकन करते हैं तो पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण सप्तऋषि तारा मंडल आकाश में घूमता हुआ दिखाई देता है, जबकि ध्रुव तारा स्थिर दिखाई देता है क्योंकि यह पृथ्वी के घूर्णन अक्ष के लगभग सीध में है। तो इस प्रकार से हम इस अवलोकन को कर सकते हैं और ध्रुव तारे और सप्तऋषि की गति के बारे में लिख सकते हैं। रात्रि आकाश के बारे में चिंतन करें और इसके संबंध में कोई कविता या कहानी लिखें। तो अपनी कल्पना के घोड़े दौड़ाएं और इसके बारे में कोई भी कविता या कोई अच्छी सी कहानी आप लिख सकते हैं। यहाँ पर कुछ पंक्तियाँ हैं कविता की, यह सिर्फ आपको एक उदाहरण स्वरूप दी जा रही हैं, इनसे आप कुछ मदद ले सकते हैं। अंधेरे में जब सब सो जाते हैं तारे चुपचाप बातें करते हैं, ध्रुव तारा दिशा बताता है, लुब्धक सबसे पहले चमकता है, सप्तऋषि घूमता रहता है मानो पहरे देता रहता है, ओरायन की बेल्ट चमकती है, ब्रह्मांड की कहानी कहती है, रात का आकाश एक पुस्तक है, हर तारा उसका अक्षर है, जो देखे ध्यान से समझ पाए बिना शब्दों के ज्ञान लुटाए। तो इस प्रकार की पंक्तियाँ आप जो है कल्पना कर सकते हैं। इसके बाद है प्रश्न की पता लगाइए, क्या बढ़ता प्रकाश प्रदूषण मानव, वन्य जीव और पर्यावरण के लिए समस्याएं उत्पन्न कर रहा है? तो इसका उत्तर है प्रकाश प्रदूषण जो है मानव की नींद, वन्य जीवों की गतिविधियों और पर्यावरणीय संतुलन को प्रभावित कर रहा है। इसको रोकने के लिए अनावश्यक बिजली उपकरणों को बंद रखना चाहिए, कम तीव्रता वाले बल्बों का प्रयोग करना चाहिए और रात में बाहरी रोशनी को सीमित रखना चाहिए। इसके बाद किस प्रकार के मौसम के कारण भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान ने हानले यानी लद्दाख में एक क्षेत्र है उसको वेधशाला स्थापित करने के लिए चुना है? तो इसका उत्तर है हानले में 270 रातें साफ रहती हैं, बादल नहीं होते, वायु शुष्क होती है और प्रकाश प्रदूषण बहुत कम होता है। इसी कारण भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान ने वहां वेधशाला स्थापित की है। पृथ्वी से परे पाठ पर आधारित बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर इस प्रकार से हैं। ये प्रश्न उत्तर अक्सर आपसे परीक्षा में पूछे जाएंगे। प्रश्न है, खगोलीय पिंड किसे कहते हैं? इसका उत्तर है सूर्य, चंद्रमा, तारे और वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आकाश में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती हैं। ये जो मानव निर्मित वस्तुएं हैं वे इसमें शामिल नहीं हैं। इसके बाद प्रश्न, तारा क्या है? इसका उत्तर है तारे वे खगोलीय पिंड हैं जो आकार में बहुत बड़े और गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं और इनके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है, जैसे कि सूर्य जो कि एक तारा है। प्रश्न, सौर मंडल का मुखिया कौन है? इसका उत्तर है सूर्य सौर मंडल का केंद्र और मुखिया है। यह सभी ग्रहों को ऊष्मा और प्रकाश प्रदान करता है। प्रश्न, नक्षत्र मंडल से आप क्या समझते हैं? इसका उत्तर है तारों के विभिन्न समूह द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को नक्षत्र मंडल कहा जाता है, जैसे कि सप्तऋषि और उसके बाद ओरायन आदि।
इसके बाद प्रश्न है ध्रुव तारा किस दिशा को दर्शाता है। इसका उत्तर है ध्रुव तारा हमेशा उत्तर दिशा को दर्शाता है। यह आसमान में एक स्थान पर स्थिर रहता है। प्रश्न ग्रह और तारे में क्या अंतर है। तो इसका उत्तर है तारे इनका अपना प्रकाश होता है, ऊष्मा होती है और ये टिमटिमाते हैं, और ग्रह इनका अपना प्रकाश नहीं होता, ये तारों के प्रकाश से चमकते हैं, ये टिमटिमाते नहीं हैं। प्रश्न है पृथ्वी को अद्भुत ग्रह या नीला ग्रह क्यों कहा जाता है। तो इसका उत्तर है जीवन के लिए जो भी अनुकूल परिस्थितियां होती हैं जैसे पानी, हवा, वायुमंडल, यह केवल पृथ्वी पर पाई जाती हैं। अंतरिक्ष में देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई देती है, इसीलिए इसकी 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है, इसी कारण इसे नीला ग्रह कहा जाता है। प्रश्न है हम चंद्रमा का केवल एक ही भाग क्यों देख पाते हैं। इसका उत्तर है चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में लगभग 27 दिन लेता है और इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर भी एक चक्कर पूरा करता है। इसी कारण हमें हमेशा चंद्रमा का एक ही भाग दिखाई देता है। इसके बाद प्रश्न है क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। इसका उत्तर है क्षुद्र ग्रह मुख्य रूप से मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। ये पत्थरों के छोटे बड़े टुकड़े होते हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। प्रश्न उल्कापिंड क्या होते हैं। इसका उत्तर है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड कहते हैं। कभी कभी ये पृथ्वी के वायुमंडल में आते हैं तो जलने लगते हैं, इसीलिए हम उन्हें टूटता तारा कहते हैं। प्रश्न सप्तऋषि की सहायता से हम ध्रुव तारे की स्थिति कैसे जान पाते हैं। तो इसका उत्तर है सप्तऋषि मंडल के संकेतक तारों को जब हम आपस में मिलाते हैं तो एक काल्पनिक रेखा उत्तर की ओर जाती है। इस काल्पनिक रेखा की सीध में ध्रुव तारे को हम पहचान सकते हैं। प्रश्न है सौर मंडल के ग्रहों का सूर्य से दूरी के अनुसार सही क्रम क्या है। इसका उत्तर है सबसे पहले बुध, शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। इसे याद करने का एक तरीका भी है माई वेरी इफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। तो इसका जो पहला अक्षर है हर एक वर्ड्स का वह जो है ग्रहों को संकेत करता है। प्रश्न है पूर्णिमा और अमावस्या में क्या अंतर है। इसका उत्तर है पूर्णिमा यानी फुल मून जिस रात आकाश में पूरा गोल चांद दिखाई देता है। अमावस्या न्यू मून जिस रात आकाश में चांद बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता। प्रश्न है नुब्रा क्षेत्र में रात्रि आकाश इतना स्पष्ट क्यों दिखाई देता है। इसका उत्तर है क्योंकि वहाँ बादल कम होते हैं, वायु प्रदूषण और प्रकाश प्रदूषण लगभग नहीं के बराबर होता है। प्रश्न है ओरायन तारामंडल को किस रूप में निरूपित किया जाता है। तो इसका उत्तर है एक शिकारी के रूप में। इसके बीच के 3 जो तारे हैं बिल्कुल सीधी रेखा बनाते हैं, वह शिकारी की पेटी यानी बेल्ट कहलाते हैं। प्रश्न कैनिस मेजर तारामंडल का सबसे चमकीला तारा कौन सा है। तो इसका उत्तर है लुब्धक जिसका इंग्लिश में नाम है सीरियस। प्रश्न है बिग डिपर और लिटिल डिपर किस तारामंडल के अंग हैं। बिग डिपर जो अर्सा मेजर और लिटिल डिपर अर्सा माइनर तारामंडल के अंग हैं। प्रश्न है ध्रुव तारा की विशेषता क्या है। इसका उत्तर है ध्रुव तारा हमेशा उत्तर दिशा में स्थिर अचल दिखाई देता है और दिशा ज्ञात करने का प्रमुख साधन है। प्रश्न है प्रकाश प्रदूषण क्या होता है। इसका उत्तर है रात्रि में अत्यधिक कृत्रिम प्रकाश के कारण आकाशीय पिंडों का स्पष्ट न दिखना प्रकाश प्रदूषण कहलाता है। प्रश्न सूर्य क्या है। इसका उत्तर है सूर्य एक तारा है और हमारे सबसे निकट का तारा है। यह अत्यंत गर्म गैसों का एक गोला है। प्रश्न सूर्य परिवार में कौन कौन से पिंड शामिल होते हैं। तो इसका उत्तर है सूर्य, 8 ग्रह, उनके उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु और उल्का पिंड। प्रश्न है पृथ्वी को रहने योग्य ग्रह क्यों कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर जल, वायुमंडल और जीवन के लिए उपयुक्त तापमान मौजूद है।
प्रश्न है उल्का पिंड क्या है? तो इसका उत्तर है छोटे पत्थर या धातु के टुकड़े जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने पर जलते हैं और टूटते तारे जैसे दिखाई देते हैं। प्रश्न अंतरिक्ष अवलोकन के लिए कौन से साधन उपयोगी होते हैं? तो इसका उत्तर है दूरबीन यानी टेलीस्कोप, आकाशीय मानचित्रण ऐप जिसमें स्काई मैप और स्टेलेरियम शामिल है, और अंतरिक्ष यान। प्रश्न है क्षुद्र ग्रह कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका उत्तर है ये मुख्यतः मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच में क्षुद्र ग्रह घेरे में पाए जाते हैं। तो यह थी वीडियो, और इस वीडियो का विषय था पृथ्वी से परे। उम्मीद है वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगी होगी, अच्छी लगी होगी। इसे लाइक और अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर करना ना भूलें। चैनल फेयर नोटबुक इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि जो आने वाली आपकी क्लासें हैं और उनके जो चैप्टर हैं, विषय हैं, उनके वीडियो भी आपको समय से मिलते रहें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले पाठ का वीडियो देखने के लिए नेक्स्ट वीडियो पर क्लिक करें और सभी पाठों के लिए फुल प्लेलिस्ट पर क्लिक करें।